आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी टॉपिक चल रही थी फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी हम लोग स्टार्ट कर रहे कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे थे फिजिकल पॉलिसी के अंदर। आज के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी जो कि एग्जाम के लिए बहुत सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक में कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर तीनों का रिलेशन पूछता है, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस एंड ईओडी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, पहली बात, इसका जो रिलेशन है वो हम लिख देते हैं ई एवरेज रेवेन्यू डिवाइड बाई एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अभी इस यहाँ तो पता ही है कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना होगा कि रिलेशन जो है तीनों के बीच में, लिखना होगा कि रिलेशन बिटवीन मार्जिन रेवेन्यू प्राइस और ईओडी इज वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल एट एनी लेवल, एनी लेवल ऑफ आउटपुट, एनी लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, एनी लेवल ऑफ आउटपुट इट इज यूजफुल, और ये और क्या है? इट इज यूजफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन, डिफरेंट मार्केट कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें क्या, एवरेज ए आर मतलब एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, दूसरा टॉपिक हम लोग का आज का है, सो दैट एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्म आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। क्या मतलब? दिखाना है कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस किसी प्रोडक्ट की फर्म का जो प्रोडक्ट होता है उसका जो प्राइस है इक्वल होता है हर चीज, ये ईच अदर से, हर चीज़ से बराबर होता है। इसको हम पहले भी हम लोग एवरेज रेवेन्यू के बारे में पढ़ चुके हैं कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या, टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी, है ना। पहले भी पढ़ चुके हैं कि एवरेज रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या है, बोल रहा है क्या कि एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा हर चीज़ से। मतलब क्या है, जैसे ये दोनों इक्वल है वैसे ये दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग को ये बताना है कि टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी जो है प्राइस कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लिखेंगे एवरेज रेवेन्यू एंड क्वांटिटी, एवरेज रेवेन्यू एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ए आर इज ओनली इक्वल टू प्राइस। तो परफेक्ट अगर हम लोग बोले कि ए आर इज नॉट ओनली इक्वल टू प्राइस, हमेशा प्राइस के बराबर नहीं होता है, नॉट ओनली इक्वल टू प्राइस, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ज़्यादातर बात यह है कि प्राइस जो है वो मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होता है, ये बात है। तो जब मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होता है और बाकी सब जो कांस्टेंट होता है, तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही है। तो ए आर इक्वल टू टी आर बाई क्वान्टिटी, टोटल रेवेन्यू बाई क्वान्टिटी। जब एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्यू, मतलब क्या, एवरेज रेवेन्यू जो है इसके जब बराबर होगा तो सिंपल सी बात है। अब ये तो प्राइस ही निकल रहा है, तो ये तो क्या निकल रहा है, पर हिट का प्राइस निकल रहा है, तो ए आर जो है पी के बराबर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इसमें क्या थर्ड टॉपिक क्या कहना है, थर्ड टॉपिक कहना है कि एवरेज रेवेन्यू जो है इसके बारे में, तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। पूछ सकता है कि एवरेज रेवेन्यू क्या है ना। तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू जनरेटेड बाई पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, मतलब कितना यूनिट सोल्ड किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ए आर निकालने के लिए टी आर बाई 100 ये पूछ देता है, 2 मार्क्स का आ जा सकता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, प्रूव द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इक्वल टू जीरो। मार्जिनल रेवेन्यू अगर जीरो होता है इफ मार्जिनल ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। जैसे हम लोग को लिखना है, इफ प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट इक्वल टू 1, अगर इक्वल भाई जीरो के बराबर हो तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल टू जीरो होगा। इट विल बी सीन फ्रॉम इट विल सीन फ्रॉम द फिगर दैट corresponded टू मिडिल इस मिडिल पॉइंट मिडिल पॉइंट, ओके, मिडिल पॉइंट ऑफ सी, मिडिल पॉइंट ऑन सी, और द एयर कर्व, डिमांड कर्व, डी वन डी एस। तो यहाँ पर जो ई ओ डी होगा वो यूनिटी के बराबर होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। ये इतना आंसर लिखने से आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जैसे अब इसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, ठीक है, सब चीज़ के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए, इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन मनी इनकम एक्सपेंडिंग मोर इन प्रोडक्शन टू इनकम गिविंग एक्टिविटी। इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर सपोज दैट हमारे पास कुछ प्राइस है ना, प्राइस है, उसको हम घर में एक गुल्लक में बंद कर दिए, सपोज दैट 10,000 है, ठीक है, 10,000 जो है गुल्लक में है, और उसको हम लोग क्या कर दिए, बैंक में उसमें रख दिए। अब रखने के बाद उसके ऊपर हमारा क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा है, और वो पैसा जो 10 का 10 है, लेकिन उस पैसा का वैल्यू क्या, वो 10,000 में जो सामान हम लोग खरीदते थे, जो हम लोग जितना सामान खरीद पाते थे, क्या 10 साल बाद 10,000 रुपये जो है, मान लेते हैं 20 साल उसका लग गया वैसे नहीं रखे हुए, और उसके बाद क्या उतना का सामान मिल पाएगा। तो 10,000 का जो वैल्यू उस समय है वो 20 ईयर के बाद उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, जो जितना घटा, जितना वैल्यू घटा, उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन एग्जिस्ट व्हेन मनी इनकम इज एक्सपेंडिंग मोर प्रोपोर्शन टू इनकम गिविंग एक्टिविटी। मतलब क्या है कि ये 10,000 हमको जितना काम देगा, बाद में कितना काम देगा ये डिपेंड करता है, जितना घट जाता है जितना प्रोपोर्शन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अब ये इसका इफेक्ट हर जगह पर पड़ता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, तो जब मार्केट में, सोसाइटी में जो है जो है धन और आय का मतलब कि आय का असमान वितरण हो जाता है इनकम का, क्योंकि कोई कम कमाता है कोई ज़्यादा कमाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, डेटर जो है प्रॉफिट में रहता है। कैसे डेटर प्रॉफिट में रहते हैं कि हाँ, आज मान लेते हैं कि किसी को हमने पैसा दिया 5,000 रुपया, ठीक है, वो हमको 5 साल बाद दिया, तो आज जो 5,000 का हमारा वैल्यू था वो 5 साल बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और और लेनदार को हानि होती है, तो डेटर को प्रॉफिट हो जाता है और लेनदार को हानि हो जाती है, और परचेजिंग पावर जो है घट जाती है। जैसे 5,000 में जो चीज़ पहले मिल रहा था अभी जो है कम मिलेगा, ठीक है। और जो लोन, अब जिसको मान लेते हैं कि लोन दिया गया है, तो वो क्या करता है, इसीलिए तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है ना। लोन के ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है ना। लोन के ऊपर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, ओके, जिससे उसका इन्फ्लेशन रेट ना घटे, है ना, मतलब कि इन्फ्लेशन नहीं हो उसका, है ना, उसका इन्फ्लेशन नहीं हो, ठीक है, उसका इन्फ्लेशन नहीं हो, ठीक है। आगे आगे किस चीज़ के ऊपर होता है, प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन क्या है, मुद्रास्फीति जब होती है, इन्फ्लेशन जब होता है, तो उत्पादन के में मतलब कि प्रोडक्शन में जो पावर है, जो क्षमता है, उसमें क्या होता है, कमी आ जाती है। और क्या होता है, तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादन क्षमता बढ़ाकर अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
क्या करते हैं कि जब जब इन्फ्लेशन जो चीज़ है हमारे पास से हमें उसी से उत्पादन प्रोडक्शन करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का प्रयास करते हैं। मुद्रास्फीति की अवस्था में रोजगार हो, उत्पादन हो, या फिर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाने से लोगों को आय बढ़ जाती है, फिर लोगों का इनकम जो है बढ़ जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ जाने से जैसे कि मुद्रास्फीति का अवस्था में रोजगार भी बढ़ जाता है, उत्पादन और की पूर्ति बढ़ जाती है। ठीक है, साथ में क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन की अगर बात करें तो जो उपभोग पर बढ़ने के कारण वस्तु और सेवाओं की पूर्ति के लिए कालाबाजारी, जो कंजप्शन जो है, ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी, ये सब इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। ब्लैक मनी ज़्यादा हो जाता है, लोग को बहुत परेशानी होती है मार्केट में। पैसा नहीं रहता है, सब जब्त रहता है। ठीक है, तो दिक्कत होता है, इसीलिए हम 2000 का नोट बंद किया गया था ब्लैक मनी को निकालने के लिए। आगे है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, अब यहाँ पर कुछ हम लोग कुछ खरीद रहे हैं तो कुछ पैसा के बदले कुछ पैसा देना पड़ता है ना, तो एक्सचेंज में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति के कारण आंतरिक व्यापार मात्रा बढ़ जाती है, तो मुद्रास्फीति होती है ना, तो आंतरिक व्यापार बढ़ जाती है, विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी विदेशी विदेशी व्यापार पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। और जिसके पास जो पैसा है लोकल में है, जैसे बाहर से हम लोग नहीं खरीद सकते, तो लोकल में ही लोग आपस में खरीदते बेचते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सचेंज में दिक्कत नहीं होती है। दूसरी बात क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। क्या मुद्रास्फीति कोई स्थिति में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति के कारण प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन जब भी होता है तो क्या होता है कि प्रोडक्शन अधिक होता है और ये नए नए उद्योग का स्थापना भी की जाती है, और रोजगार भी बढ़ता है, इसका असर पड़ता है। दूसरा क्या, पब्लिक के फिनांस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जब भी होता है जिसके कारण क्या होता है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स, इस सब में क्या होता है, वृद्धि होती है, और पब्लिक में रेवेन्यू जनरेट होता है, पब्लिक का पैसा बढ़ता है। आगे होता है फार्मर क्लास में गरीबों को क्या हेल्प मिलता है, मुद्रास्फीति के कारण कृषक वर्ग को अधिक लाभ होता है। क्यों? क्योंकि जिस अनुपात में अनाज का मूल्य खरीद होती है उसी लागत में बिक्री नहीं होती। मतलब क्या है, सिंपल सा बात है, जिसमें जितना रुपए में खर्च किया, जैसे 5,000 रुपये आज खर्च किया, ठीक है, तो वो फसल होगा तो उसके बाद वो 5,000 नहीं, उसे ज़्यादा में बेचेगा। ठीक है, तो कृषक को लाभ होता है। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, तो नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक आय की सेविंग भी घट जाती है, मतलब कि इंसान जो जमा करता है उसका सेविंग जो है घट जाता है। दूसरी बात क्या है, ठीक से पूंजी जमा नहीं हो पाता है। अगर इन्फ्लेशन होता है तो इनकम ठीक से नहीं होता है, वस्तु सेवा को ठीक से नहीं खरीद पाते हैं, और जो माल आज खरीदे हैं, आज जो वैल्यू है उसे उसी पैसा से बाद में खरीदने पे ज़्यादा पैसा जो होता है, वो समाज जो है अस्त व्यस्त होता है कि इतना पैसा इतना से जमा किए और फिर बाद में जाके इतना जमा करने के बावजूद भी वो नहीं मिल पा रहा है उतना, गरीब को शोषण हो जाता है। तो नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। साथ में क्या है, जमाखोरी, जमाखोरी कालाबाजारी, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है ना, तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो हम लोग क्या समझे आज, हम लोग समझे कि मुद्रास्फीति जो है वो कैसे होती है, और मुद्रास्फीति का इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। और प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबा देना है, और प्लेलिस्ट आपको जो चेक करते रहना है, क्लासेस आपकी बढ़ती रहेगी और मिलती रहेंगी। थैंक यू।